सोल एंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांगसन के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें व्हाइट टाइगर होटल के अंदर टांगसन के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मेयर की काफी बुरी हालत हो गई होती है और ये बदहाल हालत में कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी अब और ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। टांगसन, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा घातक हो, जो तुमने एक ही बारे में इतने सारे एरेड डिस्कों को बनाया है, वो भी सभी के सभी ही सफलता पूर्वक। और हम देखते हैं कि इन लोगों ने वाकई में काफी सारे एरेड डिस्कों को बना लिया होता है और टांगसन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप बीच वाले डिस्कों को ऑर्गेनाइजेशन के पास ले जाएं, क्योंकि काफी जल्दी एक काफी बड़ा ऑक्शन आने वाला है, इसलिए आप इसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन से फंड्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जबकि बाकी की जो एरेड डिस्कें होंगी उसे लिंगजी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ऑक्शन में भेजा जाएगा, लेकिन हमें कुछ और भी बनाने की जरूरत है। और जैसे मेयर सुनता है कि अभी भी और बनानी है तो ये काफी ज्यादा हैरान होता है, जबकि टांगसन कहता है कि अब हम जो एरेड डिस्कों को बनाने वाले हैं वो काफी ज्यादा पेचीदा होंगे, तो अगर मास्टर आप थक गए हो तो आप आराम कर सकते हैं। और जैसे मैं इस बात को सुनता है तो काफी हैरान होते हुए कहता है कि मैं सच में अभी बिल्कुल भी थका हुआ नहीं हूँ, मैं अब भी तुम्हें देखना चाहता हूँ, और क्या अब तुम दोबारा से कुछ नया बनाने वाले हो तो मैं उसे मिस नहीं कर सकता हूँ। और क्योंकि इस बारी की एरे डिस्कें काफी ज्यादा पेचीदा होने वाली हैं, इसलिए टांगसन शुरुआत स्पिरिट गैदरिंग एरे को अपने रूम के अंदर अरेंज करने से करता है, और एक ही बारी में टांगसन अपने रूम के अंदर 6 स्पिरिट गैदरिंग एरे डिस्कों को अरेंज कर देता है। और इस चीज को होता देख के मेयर मन में कहता है कि इन 6 स्पिरिट गैदरिंग एरे डिस्को ने तो एक साथ मिलके एक लार्ज स्पिरिट गैदरिंग एरे को बना लिया है, आखिर इसे इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है। और ऐसा दिखता है कि इस बारी सच में कुछ काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। और टांगसन कहता है कि ये हो गया, तो मेयर कहता है कि ये तो कितनी ज्यादा रिच स्पिरिचुअल एनर्जी है और ये वाकई में एक हाई क्लास स्वीट से कम नहीं है। और तभी टांगसन कहता है कि मास्टर, क्या आप तैयार हैं, क्योंकि अब मैं इसे बनाना शुरू करने वाला हूँ। जबकि इस तरह मेयर भी पूरी तरीके से तैयार होता है इन सारी चीजों को बनते हुए देखने के लिए, और पलक झपकते ही समय काफी तेजी से गुजर जाता है। और एंसेस्ट्रल कोर्ट का ये जो ग्रैंड ऑक्शन होता है यह अब बस शुरू होने को ही होता है, और ग्रैंड ऑक्शन के लिए जो वेन्यू होता है वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर स्थित होता है जो कि 3 माउंटेन पीक्स के ऊपर टिका हुआ है, और इन पहाड़ों की दीवारों पे अलग अलग साइजों की अनगिनत गुफाएं होती हैं, जो कि और कुछ नई बाइडिंग रूम्स होते हैं, और ऊंचाइयों के हिसाब से जो केव्स होती हैं वो बड़ी होती जाती हैं, जो कि एंटर करने वाले बाइडर्स के स्टेटस को दर्शाती हैं। और ऑक्शन के अंदर टांगसन लिंगजी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ इस बारी पार्टिसिपेट नहीं करता है, बल्कि इसके बजाय ये और जांग हाउसवान ये दोनों ही प्राइवेटली यहाँ पे 2 बाइडिंग सीट्स को बुक करते हैं, मतलब कि ये दोनों ही 2 गुफाओं को खरीद लेते हैं, और ये दोनों ही अपने अपने अलग अलग गुफाओं में होते हैं, जहाँ पे टांगसन गुफा नंबर 336 में होता है, जबकि जांग हाउसवान केव नंबर 338 में होता है। और ये दोनों ही गुफाएं ज्यादा बड़ी नहीं होती हैं, और इस केव के अंदर सिर्फ एक टेलीस्कोप होता है जो कि ऑक्शन के आइटम्स को ऑब्जर्व करने के लिए होता है, जबकि जो क्रिस्टल बॉल होती है वो बाइट लगाने के लिए होती है। और तभी अचानक से टांगसन एनर्जी ऑब्जर्वेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और जब से टांगसन की हेवनली फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन अपग्रेड हुई है तब से इसे एक नई एबिलिटी मिली है जो कि एनर्जी ऑब्जर्वेशन टेक्निक है, जो कि दूसरे के लक को ऑब्जर्व कर सकती है। और इस एबिलिटी को सिर्फ लिविंग थिंग्स के ऊपर ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसे ये इस टेक्निक को इस्तेमाल करके माउंटेन वॉल को देखता है तो इसे आधा माउंटेन तो ब्लू ब्लैकिश दिखता है, जबकि आधा रेडिश दिखता है, मतलब कि इस ऑक्शन हाउस में जो एनर्जी प्रेजेंट है वो ब्लैक और रेड है, जिसमें ये ब्लैक डार्कनेस, हेज और बैड लक को रिप्रेजेंट करती है, जबकि ये जो रेड होती है ये किलिंग और ब्लड लस्ट को रिप्रेजेंट करती है। और तो इस जगह के अंदर हेवनली फॉक्स से होली माउंटेन की कुछ नेगेटिव पावर भी है, और जहाँ तक है इस जगह को बैड लक से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर टांगसन मेयर से कांटेक्ट करते हुए कहता है कि टीचर, मैं यहाँ पे हूँ केव नंबर 336 में। तो मेयर कहता है कि हाँ ठीक है, मैं भी 338 में हूँ, और काफी जल्दी बाइडिंग भी शुरू होगी, तो बाइडिंग के लिए हमारे पास पूरे 3000 एलिमेंटल कॉइन्स हैं, तो अगर तुम्हें इस ऑक्शन में से कोई चीज अपनी जरूरत की लगती है तो तुम उसे आराम से ले सकते हो। और तभी टांगसन को डिंग का साउंड सुनाई देता है, और इसको सुनते ये तुरंत ही खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये साउंड जो होता है ये अलार्म एरे का होता है जिसे इसने कैरी सिटी के अंदर सेट किया था, और इसने इस एरे को उस ट्री के नीचे सेट किया था जहाँ पे ये मई गोंजी से मिला करता था। और ये तभी बजता है जब कोई ट्री के नीचे 10 मिनट से ज्यादा खड़ा रहता है तो। और इस डिंग की आवाज से ये समझ जाता है कि जो मई गोंजी है वो अपने क्वारंटाइन से बाहर आ चुकी है, और इसी बात को जान के ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से इसकी जो खुशी होती है वो परेशानी में बदल जाती है, और मन में कहता है कि मैंने तो उससे कहा था कि
अगर वो वहाँ पे आ जाती है तो मैं पक्का अगले 3 दिनों के अंदर उससे मिलने के लिए वहाँ पे आऊँगा और मैं सच में अभी के अभी ही वहाँ पे जाके उससे मिलना चाहता हूँ। तो कैसा रहेगा कि अगर मैं अभी के अभी ही वहाँ पे लौट जाऊँ, और क्या ये ठीक रहेगा कि मास्टर ऑक्शन को संभाल लें? लेकिन तभी ऑक्शन की भी बेल बज जाती है और तभी मेयर टांगसन से कहता है कि ऑक्शन बस अब शुरू होने को है, इसलिए अब बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होना और आइटम्स को काफी केयरफुली ऑब्जर्व करना। तो इसके लिए टांगसन भी मान जाता है और तभी कुछ मॉन्स्टर कहते हैं कि ये बस शुरू होने को है और मैं यही सोच रहा हूँ कि इस बारी हमारे लिए वहाँ पे क्या आया होगा। और फिर टांगसन तुरंत ही टेलीस्कोप के पास बैठ जाता है और मन में कहता है कि अभी के लिए ये ऑक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे शांत रह के इसके साथ डील करनी होगी। और वैसे भी हम दोनों ने ही 3 दिन की बात की थी और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मैं टेलीपोर्टेशन एरिया का इस्तेमाल करके कैरी सिटी सिर्फ एक ही दिन में लौट सकता हूँ। मई गोंगजी मेरे लिए इंतजार करना, तुम्हें पक्का मेरा इंतजार करना ही होगा। और तभी हमें होस्ट के रूप में एक गोल्डन लायन को दिखाया जाता है जो कहता है कि एंसेस्ट्रल कोर्ट के बिहाफ पे मैं उन सभी बाइडर्स का स्वागत करता हूँ जो कि इस ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। और ये जो एंसेस्ट्रल कोर्ट का ग्रैंड ऑक्शन है ये अपने फेयरनेस के लिए फेमस है और तो और इम्पार्शलिटी के लिए। और यहाँ पे जो भी सबसे हाईएस्ट बाइड लगाता है उसको ही ट्रेजर्स दिया जाता है। और पहले की तरह ही ऑक्शन 3 दिनों में बटा हुआ है और इन 3 दिनों के दौरान स्पिरिचुअल आइटम्स, रेयर आइटम्स और डिवाइन टूल्स के ऊपर बोली लगाई जाएंगी। तो ये जो आज का ऑक्शन है ये स्पिरिचुअल आइटम्स के लिए होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ग्रैंड ऑक्शन को तुरंत ही शुरू करते हैं। और फिर ये तुरंत ही एक आइटम को आगे मंगाते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि ऑक्शन के लिए जो पहला आइटम है ये स्टार मून अर्थ ड्रैगन का स्केलेटन है। और जैसे होस्ट ऑक्शन को शुरुआत करने का अनाउंस करता है जिसके बाद एक के बाद एक करके काफी सारे आइटम्स को बोली लगाने के लिए लाया जा रहा होता है। और वैसे तो आज पहले दिन पे ये सारे के सारे ही स्पिरिचुअल आइटम्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये सभी ही टांगसन के लिए रेयर आइटम्स होते हैं। और ये जो ऑक्शन 3 दिनों तक चलने वाला है तो टांगसन भी अच्छी तरीके से जानता था कि आखिरी दिन पे जो डिवाइन टूल्स को लाया जाएगा बोली लगाने के लिए वो इसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि उस दिन यहाँ पे जो गॉड लेवल के पावर हाउसेस होंगे वो सभी तुरंत ही आखिरी दिन पे अपनी अपनी बोलियां लगाएंगे। और इसलिए ये डिसाइड करता है कि शुरुआती 2 दिन तो ये ऑक्शन के लिए ही रुकेगा, लेकिन आखिरी तीसरे दिन पे ये लौट के कैरी सिटी चला जाएगा। लेकिन यहाँ तक कि स्पिरिचुअल आइटम्स के लिए भी जो बाइडिंग प्राइसेस होती है वो बेकार में इतनी ज्यादा हाई होती हैं, मतलब कि ये काफी ज्यादा महंगी लग रही होती हैं। और क्योंकि टांगसन के पास भी पैसा उड़ाने के लिए ज्यादा नहीं है इसलिए ये अपनी बोली लगाने से पहले अपने लिए सबसे सुटेबल आइटम का आने तक का इंतजार करता है। लेकिन तभी अचानक से किसी आइटम के ऊपर टांगसन का ध्यान जाता है और ये गोल्डन लाइन कहता है कि जेंटलमैन ये जो अगली लॉट होने वाली ये मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये एक हैवी स्वॉर्ड है, क्योंकि इस स्वॉर्ड ने 9 गॉड लेवल पावर हाउसेस को मार रखा है और एक ग्रेट डीमन किंग को। और ये हमारे गोल्डन लायन क्लैन का सबसे ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर है जिसे गॉड स्लेइंग स्वॉर्ड भी बोलते हैं। और इसे इस ऑक्शन के लाने के पीछे जो कारण है वो ये है कि इसे अपना एक आखिरी मास्टर मिल सके, क्योंकि हमारे गोल्डन लायन क्लैन का जो पिछला पार्टरियाज था वो इसे एक कंपटीशन में हार गया था। हालांकि ग्रैंड ऑक्शन से स्पेशल अप्रूवल लेने के बाद इसे यहाँ पे लेके आया गया है। और इस गॉड स्लेइंग स्वॉर्ड की बोली सिर्फ लायन क्लैन और टाइगर क्लैन का एक मेंबर ही लगा सकता है, इसलिए इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो सिर्फ 1 एलिमेंटल कॉइन ही है। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है कि इसे जो लेगा उसे हर हालत में ग्रेट डीमन किंग को हराना होगा 10 सालों के अंदर, क्योंकि उसने हमारे क्लैन के फॉर्मर पार्टियाज को हरा दिया है लाइफ एंड डेथ फाइट में। तो जो कोई भी अगर उसे पकड़ लिया और उस ताकतवर दुश्मन को हरा दिया वो हमारे क्लैन का पार्टियाज बन जाएगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।